हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम गुप्ता हियर। वेलकम टू ट्रिपलेस। आज मैं आपके लिए स्टूडेंट्स जेकेएसएसबी का सेट्स टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, अब जो मैं आपको इस टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ आपको पेपर में पूरा इसी में से आना, आपको और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जो ये टॉपिक मैं आपका आज शुरू कर रहा हूँ, इस टॉपिक में जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा सारी बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं बिल्कुल सिंपल वे में बताऊंगा, कोशिश करूंगा आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझ आए। ठीक है, और मैं आपको टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, मैं बस आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ। जैसे आज मैं आपका सेट का एक टॉपिक लिख के आया, नेक्स्ट लेक्चर में भी आपको जो ये सेट्स है इसके ऊपर ही कंसेप्ट मिलेगा और साथ में आपको थोड़े से एमसीक्यू भी मिलेंगे। ठीक है, कोशिश करूंगा 2 टॉपिक के अंदर आपका जो ये चैप्टर है इसका सिलेबस मैं कंप्लीट कर दूँ। आई होप आप मेरा साथ दोगे और खुद भी प्रैक्टिस करोगे और चीज़ों को अच्छे से समझोगे। तो चलो चलते हैं अब टॉपिक के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सेट्स टॉपिक में सेट की डेफिनेशन पे चलेंगे। किसकी डेफिनेशन पे? सेट की। स्टूडेंट्स, टॉपिक का नाम सेट्स है, इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के सेट्स पढ़ने हैं, मगर उससे पहले हम ये तो सीख लें कि सेट होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सेट होता क्या है, बेसिकली क्लियर हो रहा होगा। हाँ, जो इस सेट के पीछे हिस्टोरिकल फैक्ट के क्वेश्चन है ना, तो वो इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि सेट की डिस्कवरी किसने की, इस टाइप के क्वेश्चन। मगर पहले हम सीखें तो सही सेट होता क्या है। अब इस सेट को सीखने से पहले हमें एक वर्ड सीखना पड़ेगा, और उस वर्ड का नाम क्या है? कलेक्शन। उस वर्ड का नाम क्या है? कलेक्शन। क्या होती है कलेक्शन? क्या होती है? आप कलेक्शन से क्या समझते हो? ठीक है, जब तक हम कलेक्शन नहीं सीखेंगे तब तक सेट्स कहां से सीखेंगे। ठीक है, रट्टा तो लगाना नहीं है, आपको बेसिक अच्छे से क्लियर करना है। तो आप ये मत सोचना आपके पास टाइम कम है तो कैसे क्लियर करेंगे। ठीक है, बड़ा टाइम है। अगर आप मैथ पढ़ोगे, ये जितने भी टॉपिक मैं आपको कराऊंगा ये आपके 20 दिन के अंदर कंप्लीट होने वाले हैं, मगर आपको पढ़ना रोज का रोज है। ठीक है, तो कलेक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स? कलेक्शन, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, चीजों को इकट्ठा करना, तो उसको हम कलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो मैं बोलूंगा आज मैंने मार्केट से फ्रूट्स कलेक्ट किए। मैंने बोला आज मैंने मार्केट से फ्रूट्स कलेक्ट किए, तो ठीक है, मैं मार्केट गया, मैंने फ्रूट्स कलेक्ट कर दिए। अब वो फ्रूट्स कौन कौन से हैं क्या मैंने आपको बताया? नहीं बताया। ठीक है, तो कलेक्शन में चीजों का पक्का नहीं होता है कि आप कलेक्ट किसको कर रहे हो। कलेक्शन में आप किसी भी चीज को कलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक पेन रखा, एक पेपर रखा, एक टॉफी रखी, एक बैग रखा, ठीक है, और कुछ भी रख लो, एक रबड़ रखा, एक ब्रश रखा, इन सबको इकट्ठा कर दिया तो कलेक्ट कर दी चीजें, इसको बोलते हैं कलेक्शन। क्लियर है? तो जब भी आप चीजों को कलेक्ट कर देते हो, अब फिर वो चाहे आपस में मिले या नहीं मिले, मिलने का मीनिंग क्या है? एक कैटेगरी की हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टॉफी है, टॉफी खाने वाली चीज है, मगर जो बैग है क्या ये खाने वाली चीज है? नहीं है, कैटेगरी की बात कर रहा हूं। तो कलेक्शन के अंदर जब आप चीजों को डालते हो तो वो जरूरी नहीं है एक कैटेगरी की हो। ठीक है, वो अलग अलग कैटेगरी की भी हो सकती है। कुछ आइटम्स खाने वाली हो सकती हैं, कुछ आइटम्स ड्रेसअप करने वाली हो सकती हैं, कुछ आइटम्स यूज करने वाली हो सकती हैं। तो कलेक्शन आपको चीज फिक्स नहीं करके देता कि कलेक्शन के अंदर ये चीज आ जाएगी। ठीक है, मगर जब हम सेट की बात करते हैं, ये कलेक्शन बना दी मैंने, ये क्या बना दी? कलेक्शन। ऐसे में कुछ और भी कलेक्शन बना दूं, एक एग्जांपल वो ले लेता हूं। जैसे आपने क्या कर दिया? कलेक्ट कर दिया एप्पल, ठीक है, फैन, यूटेंसिल कोई भी, ठीक है, पेन, चॉक, डस्टर, तो ये कलेक्शन कर दी। क्यों बोल रहा हूं इसको कलेक्शन? क्योंकि आपने चीजों को इकट्ठा किया है ना इकट्ठा, ये डिफरेंट आइटम्स इकट्ठा कर दी, कलेक्शन। मगर आपको ये पता नहीं लगा कि क्या इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो इनकी प्रॉपर्टी है, वो सेम है? नहीं है सेम। इसको आप खा सकते हो, इसको आप यूज कर सकते हो, ये भी यूज करने वाली, ये भी यूज करने वाली। तो आइटम्स की जो प्रॉपर्टी है वो सेम नहीं है।
कलेक्शन में आप अलग अलग कैटेगरी भी डाल सकते हो। अब आते हैं स्टूडेंट सेट के ऊपर। तो जो सेट होता है बेसिकली ये भी कलेक्शन होती है। तो सेट की डेफिनेशन क्या है? सेट क्या होती है? कलेक्शन होती है। ठीक है, अगर मैं बोलूं सेट कलेक्शन है तो इससे आप क्या समझे? आप ये समझे कि हम सेट के अंदर कुछ भी डाल सकते हैं जो मन में आ रहा है, मगर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता वो देखते हैं। सेट क्या है? बेसिकली कलेक्शन है। किसकी कलेक्शन है? ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है। वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है। तो सेट बेसिकली कलेक्शन तो है, मगर वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है। तो दो चीजों पे आपने फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? एक वेल डिफाइंड पे, एक डिस्टिंक्ट पे। ठीक है, बेसिकली सेट ऐसा ही दिखने वाली चीज है, मगर उसके अंदर ये दो चीजें डाली हुई है, एक वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। अब समझते हैं इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स। ठीक है, बोलते हैं वेल डिफाइंड। क्या बोलता है ये? वेल डिफाइंड। एग्जांपल से सुनना होगा, सब कुछ मैथ में एग्जांपल से ही करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं आपको डेफिनेशन लिखा दूंगा, 4 एमसीक्यू करा लूंगा, आप टिक लगाओगे, रट्टा लगाओगे, मैथ का पेपर निकाल लोगे, कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ बेवकूफ बनोगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बेसिक क्लियर करना है, क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे, मेरे करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना किसी और के करवाने की जरूरत पड़ेगी। खुद बनो, खुद उतने कैपेबल बनो कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, ना कि किसी पे डिपेंड रहो। मेरा टास्क आपको बस कंसेप्ट समझाना है। मैं आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करा दूंगा, क्या गारंटी देते हो जो एमसीक्यू मैं करा रहा हूं वो आपको आएंगे? कोई नहीं दे सकता, मैं भी नहीं दूंगा। तो आपको बस क्या करना है, जो मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं वो अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आलतू फालतू की चीजों पे ध्यान नहीं देना, जो बेसिक पढ़ा रहा हूं वही पढ़ना है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इधर आ जाएंगे एग्जांपल पे। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें दो चीजें हैं, एक वेल डिफाइंड और एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब इसका मीनिंग समझते हैं। ठीक है, देखो मैं इधर लिख रहा हूं एक नंबर 1 2 3 4 लिख दिए, कलेक्शन कर दी ना कलेक्शन। ठीक है, और मैंने इसको इस ब्रैकेट में रख दिया। अब मैथ में इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? ब्रेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन कर्ली ब्रैकेट्स को ब्रेसिस। ठीक है, तो मैंने ब्रेसिस के अंदर 4 नंबर रखे। कितने नंबर? 4। अब बताओ क्या ये एक ही कैटेगरी की है? बिल्कुल एक ही कैटेगरी के नंबर है। अब कोई मेरे को पूछे कौन से नंबर है, तो मैं बोलूंगा नेचुरल नंबर है। फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4। तो आपने कलेक्शन की, किसकी कलेक्शन की? फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स की कलेक्शन की। ठीक है, तो कलेक्शन तो है, ये इकट्ठा कर दिया, कलेक्शन है। ठीक है, कलेक्शन है ये। क्या ये वेल डिफाइंड है? बिल्कुल वेल डिफाइंड है। मैं आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में बैठ के आपको बता रहा हूं कि ये फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स है। अगर कोई इंग्लैंड में बैठा होगा ना, वो बोलेगा ना कि फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स है, तो उधर भी स्टूडेंट यही समझेगा 1 2 3 4। उधर इसको 5 6 7 8 नहीं समझेगा। इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड, जो हर एक को पता हो, जो हर एक के डिफाइन कर सके। पाकिस्तान में जाओगे ना पढ़ने, उधर भी जो टीचर पढ़ा रहा होगा फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, तो वो यही होंगे 1 2 3 4। इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड वो होता है जो टाइम के साथ, जगह के साथ चेंज नहीं हो, हमेशा डिफाइंड रहे। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड है। एक कलेक्शन तो है, कलेक्शन क्यों है? कलेक्ट कर दिया। वेल डिफाइंड क्यों है? मैंने आपको बता दिया। डिस्टिंक्ट का मीनिंग होता है अलग अलग। आपस में सेम है क्या? नहीं है सेम, डिस्टिंक्ट है। तो ऐसे वाली कलेक्शन को हम सेट बोलेंगे। ऐसी वाली कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। क्लियर है? क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, दूसरी एग्जांपल, फिर ब्रेसिस। अब मैं इसके अंदर डाल दूं ए ई आई ओ यू। ठीक है, गाना नहीं गा रहा मैं, वॉवल्स बता रहा हूं। ठीक है, ए ई आई ओ यू, 5 वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। अगर मैं बोलूं आपको ए ई आई ओ यू लिखा, तो मेरे दिमाग में आया ये 5 वॉवल्स है।
आपके दिमाग में भी आया होगा 5 वॉवल्स है। आधे सोच रहे होंगे सॉन्ग चल रहा है, मगर सॉन्ग नहीं चल रहा है, 5 वॉवल्स थे। ठीक है, अब कोई भी स्टूडेंट, कोई भी टीचर इंडिया में कहीं भी बैठा हो, अगर किसी को बोला जाए 5 वॉवल्स, तो वो इन्हीं का ही नाम लेगा ना, बस पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक है, AEIOU, तो ये वेल डिफाइंड है। ये क्या है? वेल डिफाइंड। क्लियर है? वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट भी है, आपस में सेम नहीं है, और कलेक्शन भी है, तो ये भी सेट है। इट इज ए सेट। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ताकि मैं आपके लिए और भी लेक्चर लाऊं। मैंने आपको बोला है इस लेक्चर में सब डाउट क्लियर होंगे सेट्स के। आपको सेट ऐसा लगेगा कि नहीं सच में जो है अब सेट ही है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं, सुनना ध्यान से। मैंने लिखा बेस्ट क्रिकेटर इन इंडियन टीम। ठीक है, हमारी जो इंडिया की टीम है उसका बेस्ट क्रिकेटर। ठीक है, लिख दिया। अब कौन बताएगा मेरे को इसका बेस्ट क्रिकेटर का नाम क्या है? अब देखो, अब चीजें चेंज होगी, पर्सन टू पर्सन वैरी करेंगी। कैसे? मैं अपने आप को इस जगह पे अभी जो भी प्रेजेंट है अगर उसके हिसाब से देखूं तो मैं बोलूंगा विराट कोहली बेस्ट क्रिकेटर है मेरे हिसाब से। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने 1990s के क्रिकेटर देखे ही नहीं इतने ढंग से, है ना, तो मेरे को उनके बारे में इतना पता ही नहीं है। हाँ, जो हमसे सीनियर है, जो हमारे फादर वगैरह के एज के हैं, उनके हिसाब से बेस्ट क्रिकेटर उनके जमाने का होगा। हो सकता है ना, पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। जो थोड़े सालों पहले क्रिकेट देखते थे, 10 साल पहले तक क्रिकेट देखते थे, मतलब 2010 तक जो देखते थे, ठीक है, तो उनके लिए गांगुली, सहवाग, सचिन इस टाइप के बेस्ट क्रिकेटर हैं। जो आज देखते हैं उनके लिए आज के वाले क्रिकेटर हैं। अब जैसे जैसे फ्यूचर होगा, जैसे जैसे फ्यूचर में हम आएंगे, तो जो विराट कोहली है वो भी कभी ना कभी चल जाएगा, तो कोई और नया प्लेयर आएगा, तो जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए चेंज हो जाएंगे। क्या ये वेल डिफाइंड है? कलेक्शन तो बन जाएगी। बेस्ट क्रिकेटर में सौरव गांगुली आ जाएगा, सचिन तेंदुलकर आ जाएगा, अनिल कुंबले आ जाएगा। कोई बुरा मत मानना, पर्सनल मत लेना, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, कोई भी आ जाएगा, कलेक्शन तो बना दिया आपने। भाई क्या वेल डिफाइंड है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो बेस्ट वर्ड लिख दिया ना इंग्लिश का, ये एक्चुअल में क्वालिटी बता रहा है। क्वालिटी कभी भी डिफाइन नहीं की जा सकती किसी की। ठीक है, जो ये बेस्ट है पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, तो ये कलेक्शन तो है, डिस्टिंक्ट भी होंगे। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली दोनों अलग अलग हैं, मगर ये वेल डिफाइंड नहीं होंगे, तो ये सेट आपका नहीं है। आई होप समझ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। अगर मैं बोलूं इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन माई क्लास, ठीक है, तो मैं क्या किसी को डिफाइन कर सकता हूं यही इंटेलिजेंट है? कि मेरी क्लास में एक स्टूडेंट है, सपोज उसका नाम श्याम है, और श्याम बड़ा इंटेलिजेंट है, मैं डिफाइन कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्यों? क्या पता वो स्टूडेंट मेरे सब्जेक्ट में ही अच्छा हो, है ना, किसी और के सब्जेक्ट में वो अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर रहा हो और वो उसको इंटेलिजेंट नहीं मानता, तो पर्सन टू पर्सन वैरी करेगी। क्यों? इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी थी जो स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करती थी, प्रॉपर्टी कभी भी डिफाइंड नहीं हो सकती, तो ये सेट बनेगा, ये भी सेट नहीं बनेगा। आई होप आपको इतना सा समझ आया होगा कि कलेक्शन क्या होती है, सेट क्या होता है, और कब सेट बनता है और कब सेट नहीं बनता है। जो चीजें हर जगह वेल डिफाइंड हो वही सेट बनती है, हर चीज को सेट नहीं कहा जा सकता। अब बताओ, ये कलेक्शन तो है, क्या ये सेट है? नहीं। हम इसको क्या पढ़ेंगे, क्या प्रॉपर्टी है इनमें से, क्या वेल डिफाइंड है? टॉफी कोई खा लेगा, बैग कोई लेके चल जाएगा, ब्रश कोई सुबह करेगा, पेपर कोई लिखने और पढ़ने के काम आएगा, कोई एक प्रॉपर्टी नहीं है। तो वेल डिफाइंड का मीनिंग समझते हो? समझ चुके होंगे कि जो चीजें इधर होल्ड कर रही है वो हर जगह होल्ड करे।
तो ये कंसेप्ट आपका सेट का और कलेक्शन का, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन राइज करता है जो आज तक आपने कभी नहीं सोचा होगा, क्या क्या हर सेट कलेक्शन है या हर कलेक्शन सेट है? क्या क्वेश्चन राइज करते हैं, क्या हर कलेक्शन सेट बन सकती है या हर सेट कलेक्शन होती है? तो अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, इस वीडियो को पॉज करके, मैं तो आंसर लिख रहा हूं इधर, मगर आप वीडियो को पॉज करो, पहले कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, क्या हर सेट कलेक्शन बन सकती है या हर कलेक्शन सेट है? क्वेश्चन क्या है, इज एवरी सेट इज ए कलेक्शन, क्या हर सेट कलेक्शन है? आपने यस और नो बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इज एवरी कलेक्शन इज ए सेट। तो आप वीडियो को पॉज करो और मेरे को बताओ क्या है, आप क्या सोचते हो इसके बारे में। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको आंसर बताता हूं। इज एवरी सेट इज ए कलेक्शन, क्या हर सेट कलेक्शन है? देखो सेट की डेफिनेशन में कलेक्शन वर्ड यूज हो रहा है, तो ये तो ट्रू है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, हर सेट कलेक्शन होता है। जब तक आप कलेक्शन नहीं करोगे तो वो आप सेट बना ही नहीं सकते, वेल डिफाइन कैसे बताओगे? ठीक है, मगर दूसरा, इज एवरी कलेक्शन इज ए सेट, क्या हर कलेक्शन सेट है? तो ये आपको सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हर कलेक्शन सेट नहीं होती है, तो ये फॉल्स है, हर कलेक्शन सेट नहीं होती। क्यों? देखो ये कलेक्शन थी ना, एग्जांपल आपके सामने, बेस्ट क्रिकेटर इन इंडियन क्रिकेट टीम, ये कलेक्शन थी, कलेक्ट तो कर दिया मगर ये सेट नहीं बना, तो हम बोलेंगे नो एवरी कलेक्शन नीड नॉट बी ए सेट। ऐसे एमसीक्यू आते हैं, नो एवरी कलेक्शन नीड नॉट बी ए सेट, जो हर कलेक्शन है वो सेट नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है सेट? बिकॉज फॉर सेट इट मस्ट बी वेल डिफाइंड, सेट बनने के लिए उसको वेल डिफाइंड भी बनना पड़ता है। अगर वो सेट बनेगा तो उसको क्या बनना पड़ेगा? वेल डिफाइंड भी बनना पड़ेगा, बिना वेल डिफाइंड बने वो सेट नहीं बन सकता। ठीक है, इज एवरी कलेक्शन इज ए सेट? नो, एवरी कलेक्शन नीड नॉट बी ए सेट, बिकॉज फॉर सेट इट मस्ट बी वेल डिफाइंड। एग्जांपल ये और ये कलेक्शन तो है मगर ये सेट नहीं है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, मेरे को बताइए अपनी प्रॉब्लम, आपको कौन कौन से टॉपिक समझ नहीं आए हैं, तो मैं उनके ऊपर लेक्चर लेके आऊंगा। क्लियर है? अभी तो मैं आपके लिए सेट्स के ऊपर लेक्चर लेके आया हूं, तो कोशिश करूंगा 3-4 लेक्चर में इसका बेसिक कंप्लीट करेंगे, 2-3 लेक्चर में इसके एमसीक्यू कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो सेट आपका इतना ही था, डेफिनेशन और कलेक्शन में क्या फर्क है, तो पता होना चाहिए ना चीजों को, तभी हम आगे समझेंगे। अब चलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को लिखने के क्या तरीके हैं, क्या तरीके से हम उसको लिख पाए, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो स्टूडेंट उससे पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जो ये सेट पढ़ा ना हमने, इसको कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे आप ए से करो, चाहे आप बी से करो, चाहे आप किसी से भी करो, करना कैपिटल अल्फाबेट से। जैसे मैंने पिछली एग्जांपल में लिखा 1 2 3 4, तो आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, कैपिटल अल्फाबेट से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, अब जो इसके एलिमेंट्स है ना, जैसे मैंने आपको पिछले एग्जांपल बताई वॉवल्स की, एलिमेंट्स को स्मॉल अल्फाबेट से लिखते हैं हमेशा। ये ऐसा रूल नहीं है, मतलब लिखते हैं, अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसा लिखते आए हैं शुरू से, कोई रूल नहीं है, मतलब लिखते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब हम देखना है कि सेट को हम किस किस वे से लिख सकते हैं। ये एक वे आपके सामने था, कॉमर्स वाला। ठीक है, अब हम देखेंगे हम इस सेट को किस किस वे से लिख सकते हैं। तो पहली टाइप है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। अब कोई अगर आप में से ऐसा सोच रहा हो कि हमें क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू पे रोस्टर फॉर्म टेबुलर फॉर्म, ये कुछ नहीं आने वाला, ये बस बेसिक है, क्वेश्चन आपके आगे बनेंगे। ठीक है, सेकंड को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर
फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का दूसरा नाम है रूल फॉर्म। क्या नाम है? रूल फॉर्म। तीसरा आती है स्टेटमेंट फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म। कुछ स्टेटमेंट फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को अलग एक ही साथ लिख देते हैं, मगर एक्चुअल में देखा जाए तो इन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों का मीनिंग क्या है? डिफरेंट है। अब चलते हैं रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म क्या होती है, ये अभी हमने पढ़ी। इन दिस फॉर्म, आप डेफिनेशन लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। इन दिस फॉर्म एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। इस फॉर्म में जो एलिमेंट्स हैं उनको किससे सेपरेट करते हैं? कॉमा से। आपके सामने कॉमा से सेपरेट कर दिया। एंड केप्ट विद इन ब्रेसेस। एंड केप्ट विद इन ब्रेसेस। इन दिस फॉर्म एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। जो एलिमेंट्स हैं वो कॉमा से क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। और रखते किसके अंदर है? ब्रेसेस के अंदर। तो उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं नेचुरल नंबर और मैं बोलूं 1 2 3 4, तो जितने एलिमेंट्स हैं वो कॉमास में रखा, और रखा किसके अंदर है? ब्रेसेस में। तो ये तरीका, अगर आपको ऐसा दिखे कोई सेट, तो आप बोलोगे ये कौन सी फॉर्म है? ये कौन सी फॉर्म है उसकी? रोस्टर फॉर्म में सेट को लिखा गया है। तो आप डेफिनेशन दोबारा सुन लो। इन दिस फॉर्म एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। उनको सेपरेट करते हैं कॉमा से। एंड केप्ट विद इन ब्रेसेस। क्लियर? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? इसमें जो सेट लिखते हैं हम उसको एक पैटर्न में लिखते हैं, और वो पैटर्न क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। पैटर्न में कैसे लिखते हैं? इधर हम एक्स लिख देते हैं और इधर ये साइन डालते हैं, ठीक है। और फिर आगे लिखते हैं एक लाइन या एक स्टेटमेंट, बोल लो एक स्टेटमेंट लिखते हैं। वो स्टेटमेंट जो इस सेट के अंदर एलिमेंट्स है ना उनके बारे में बता रही होती है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। ए के अंदर वो, इसका मीनिंग क्या है? ए एक सेट है, बिल्कुल सेट है, कैपिटल अल्फाबेट से लिखे। इसके अंदर कौन है? एक्स है। एक्स कौन है? एलिमेंट्स। कैसे एलिमेंट्स हैं? सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। कैसे हैं? एक्स क्या है? नेचुरल नंबर। तो जो भी आपको सेट इस फॉर्म में लिखा हुआ मिले ना, तो उसको क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म। अब इसमें दो तीन चीजें आपको समझनी पड़ेगी, मैं आपको अभी बताता हूं। जो ये डॉट है इसको बोलते हैं सच दैट। इसको पढ़ते क्या है? सच दैट। और ये जो पोर्शन है ये एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रॉपर्टी। क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी? एलिमेंट्स की। किनकी प्रॉपर्टी? एलिमेंट्स की। किनके एलिमेंट्स की? इस ए एलिमेंट की। अभी मेरे को पता आपको क्लियर नहीं हुई है, तो मैं आपके अभी क्लियर करता हूं डेफिनेशन एक एग्जांपल और देके, ठीक है। अब आप बी ले लो। एक्स सच दैट एक्स आर वॉवल्स, ठीक है। तो ये भी सेट है, मैं किस फॉर्म में लिखा गया है? सेट बिल्डर में। मैंने कैसे पहचाना? तो इसकी जनरल फॉर्म ये है। जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखना है? इधर आपको जो भी लिखना है एलिमेंट लिखना है। क्या लिखना है? एलिमेंट। इधर सिंबल डालना है ये, और इसका मीनिंग क्या होता है? सच दैट। और इधर उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिखनी है। तो कोई भी सेट इस फॉर्म में लिखा जा रहा है तो उस सेट को बोलते हैं, वो सेट किसके अंदर लिखा जा रहा है? सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। अब मैं आपको समझाता हूं इसको पढ़ते कैसे हैं। इसको पढ़ते हैं बी। क्या पढ़ते हैं? बी इज द सेट। बी एक सेट है, सामने दिख रहा है। बी इज द सेट ऑफ ऑल दोस एक्स। इसके अंदर कौन बैठे हैं? एक्स बैठे हैं। मगर कैसे एक्स बैठे हैं? जो वॉवल्स है। बी इज द सेट ऑफ ऑल दोस एक्स विच आर वॉवल्स। जो कौन है? वॉवल्स है। तो ऐसे पढ़ते हैं इसको, बी इज द सेट ऑफ ऑल दोस एक्स विच आर वॉवल्स। बी उन एक्स का सेट है जो वॉवल्स है। और ये जो ऊपर वाला है ना स्टूडेंट्स, इसको कैसे पढ़ते हैं? अब आप बताओगे मेरे को कैसे पढ़ते हैं? आप कमेंट सेक्शन में लिखो, 2 मिनट पॉज करो, अपनी कॉपी पे लिखो क्या पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। करो पॉज, शाबाश।
तो क्या लिखते हैं इसको, A is the set of all those x that are natural number। A एक सेट है किनका, उन सारे x का जो कि एक्चुअल में नेचुरल नंबर, ठीक है। और इसको आप, ये हमने लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, आप इनको रोस्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, अगर आपने इस b को क्या लिख दिया, ऐसे लिख दिया b इज इक्वल टू, इसका मीनिंग है x लिखना है, x कौन है, वॉवल्स, तो मैं लिखूंगा a e i o u। तो अब ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर, और ये ऊपर वाली कौन सी थी, सेट बिल्डर। कौन सी, सेट बिल्डर। इसको नेचुरल नंबर लिखना है, तो ये कैसे आएगा, नेचुरल नंबर है ना, x कौन है, नेचुरल नंबर, तो आएगा 1 2 3 4। तो ये रोस्टर, ये सेट बिल्डर। तो एक कंसेप्ट और सीखा आपने, क्या सीखा, कि हर सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में लिखा जाया जा सकता है और हर रोस्टर को सेट बिल्डर में लिख सकते हैं। ये रोस्टर फॉर्म है, इसको मैं सेट बिल्डर में लिख सकता हूं, सेट बिल्डर को रोस्टर में, ठीक है। वैसे हम हमेशा चेंज कर सकते हैं, कोई भी सेट बिल्डर है उसको रोस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी रोस्टर है उसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है, जिस फॉर्म के अंदर जो एलिमेंट्स हमको अलग किया होता है, कॉमा से रखा होता है ब्रेसेस में। सेट बिल्डर कौन सी होती है, जिसमें एलिमेंट इधर लिखा होता है, बीच में सिंबल दिया होता है सच दैट का। अब कुछ बुक्स में इस सच दैट के का सिंबल इस लाइन को भी देते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, ठीक है। तो एक्चुअल में आपने बोलना रोस्टर फॉर्म में कॉमास आता है, सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉपर्टी आई होती है जो उस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है। इतना ही आपको पता, ठीक है, आपको इतना ही याद रखना है। तो पेपर में क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि रोस्टर फॉर्म का क्या मीनिंग है, सेट बिल्डर का फॉर्म का क्या मीनिंग है। क्या पता कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आपको एक सेट लिख के दिया हुआ है और बोला जाए बताओ ऑप्शन में कि कौन सी फॉर्म का सेट है, रोस्टर का या सेट बिल्डर का। तो आपने पहचान लेना है, जो कॉमा से सेपरेट है वो रोस्टर, जो प्रॉपर्टीज बता रहा है वो सेट बिल्डर। अब ये तीसरी स्टेटमेंट जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेटमेंट फॉर्म। तो ये वो फॉर्म है जिसमें सेट को सीधे रिप्रेजेंट किया होता है स्टेटमेंट में। तो आप डेफिनेशन लिख लो, इन दिस फॉर्म set can be represented in the form of statement. In this form, comma, a set can be represented in the form of statement. इस फॉर्म में जो सेट होता है उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया होता है। एग्जाम्पल मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। तो क्या लिखा होता है इसमें, ऐसे लिखा होता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो स्टेटमेंट दे दी ना, तो ये स्टेटमेंट फॉर्म है। दूसरी एग्जांपल लिखा होगा सेट ऑफ वॉवल्स, सेट ऑफ वॉवल्स। स्टेटमेंट दे दी, ये स्टेटमेंट फॉर्म। हाँ, स्टेटमेंट जैसा ही दिखता है ये, मगर इसमें प्रॉपर्टी होती है, तो सेट बिल्डर फॉर्म, और जिसके अंदर कॉमास हो वो रोस्टर फॉर्म। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको तरीके बता दिए सेट को लिखने के। सेट को 3 तरीकों में लिखा जा सकता है, कौन कौन से, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और स्टेटमेंट फॉर्म। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और बताइए आपको अच्छे से समझ आ रहा है। तो मैं प्रॉमिस करता हूं जेके एसएसबी का पूरा कोर्स लेके आ जाऊंगा मैथ का, अगर आपको समझ आ रहा है तो, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप तब भी बताइए, ठीक है, क्योंकि हमें भी आपसे ही पता चलेगा। मैं कोशिश में पूरी कर रहा हूं कि आपको समझ आए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने सिंबल्स। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तो 2 मिनट के अंदर मैं क्लियर करूंगा। मैंने आपको बोला डाउट रहेगा ही नहीं, आपको लगेगा नहीं मैथ आपने शुरू से पढ़ा है। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको एक सेट दिया है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब आपको कुछ ये फिलअप्स दी है, तो सिंबल कौन सा बता रहा हूं मैं आपको, ये सिंबल, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं इसको, बिलोंग्स टू। और इसका एक सिंबल और होता है, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। आई होप समझ गए होंगे। अब ये सेट है ना, इसके एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं नहीं बिलोंग कर रहे हैं वो हमें देखना है। जैसे 1 है, 1 इस सेट के अंदर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो मैं इधर सिंबल क्या डालूंगा, बिलोंग्स टू। क्लियर। 2 इसके अंदर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, मैं क्या डालूंगा, बिलोंग्स टू। 3 दिख रहा है ए के अंदर, बिल्कुल दिख रहा है, मैं क्या डालूंगा, बिलोंग्स टू। 7 दिख रहा है ए में, तो मैं डालूंगा नॉट बिलोंग्स टू।
तो ये समझाने का मीनिंग क्या था, अगर आपके पास कोई भी एक सेट है और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट है तो आप उस एलिमेंट को ऐसे लिख सकते हो, अगर इसके अंदर x बैठा है तो आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू a। अगर आपको ऐसा दिखता है तो आप बोलोगे x a का एलिमेंट। अगर आपको ये सिंबल दिखता है x बिलोंग्स टू a तो स्टूडेंट्स आप बोलोगे x a का एलिमेंट है। और अगर आपको दिखता है y डज नॉट बिलोंग्स टू a तो आप बोलोगे y a का एलिमेंट नहीं है, मतलब y a के अंदर नहीं है। आई होप समझ आ रहा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। मैथ मुश्किल है ही नहीं, मैथ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस आपको इंटरेस्ट बनाना आना चाहिए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो ये नेक्स्ट टॉपिक था आपका सिंबल्स के ऊपर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट। कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट। तो देन व्हाट यू डू मीन बाय कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट? आपका क्या मीनिंग है कार्डिनैलिटी से? पता होना चाहिए। सिंपल है, मैथ मुश्किल है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट, इसको कुछ ऐसे भी पढ़ते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट तो कैसे पढ़ेंगे देखते जाओ। कोई भी सेट ले लो, एग्जांपल कोई भी ले लिया सेट, ए ले लिया 1 2 3 4, ठीक है। 0 भी ले लो, -1 भी ले लो। आप बोलोगे सर आप 4 ही एलिमेंट लेते हो, भाई 6 भी ले सकता हूं, ठीक है। तो ये एक सेट है। आपको बोला जाता है इसकी कार्डिनैलिटी बताओ क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसके अंदर जितने भी टोटल एलिमेंट्स हैं जो प्रेजेंट है वो काउंट करने हैं। टोटल एलिमेंट्स इन सेट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, कितने एलिमेंट्स इसके अंदर है वो उसका कार्डिनल नंबर है। चेक करते हैं कैसे, कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, तो मैं बोलूंगा इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है 6। और कार्डिनैलिटी को ऐसे लिखते हैं n ऑफ a। n ऑफ a का मीनिंग है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a। जितने भी एलिमेंट उस सेट के अंदर आते हैं तो वो उसका कार्डिनैलिटी है, मतलब 6 इसकी कार्डिनैलिटी है। या आप दूसरे वर्ड में बोल सकते हो 6 इसका कार्डिनल नंबर है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। एग्जाम्पल नेक्स्ट बताता हूं। अगर आपके पास एक सेट है बी और वो खाली है, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। हाँ, इस खाली सेट को क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट, वो भी पढ़ेंगे अब टाइप्स में, ठीक है। मैं ऐसे आपको बता रहा हूं इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो मैं बोलूं इसकी कार्डिनैलिटी क्या है, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 0। कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मीनिंग ये नहीं है इसके अंदर 0 बैठा है। 0 कहां दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। इसका मीनिंग है काउंटिंग की, कितने एलिमेंट है, कोई एलिमेंट नहीं 0, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना है 0। स्टूडेंट्स अब आप मेरे को एक चीज बताइए, अगर मैं नेचुरल नंबर लिख दूं और उसके अंदर लिखूं 1 2 3 4 सो ऑन, तो क्या आप इसके अंदर कार्डिनैलिटी बता सकते हो? हम इसके अंदर कार्डिनैलिटी नहीं बता सकते, नॉट बी डिटरमिन्ड। आप इसकी कार्डिनैलिटी नहीं बता सकते, क्यों? ये काउंटेबल नहीं है। कितने एलिमेंट्स है वो मैं काउंट ही नहीं कर सकता, तो इसकी कार्डिनैलिटी आप बता ही नहीं सकते। तो कार्डिनैलिटी किसकी बता सकते हो आप? सिर्फ कार्डिनैलिटी ऑफ काउंटेबल सेट। किनकी बता सकते हैं? काउंटेबल सेट। तो एमसीक्यू बन सकता है स्टूडेंट्स क्या, कि जो कार्डिनैलिटी है वो किसकी डिफाइंड है? पहली काउंटेबल की, दूसरी अनकाउंटेबल की, किसकी? तो आप टिक करोगे काउंटेबल की, ठीक है। ऐसे ऐसे एमसीक्यू आ सकते हैं, उसके लिए आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। कार्डिनैलिटी का मीनिंग कितने एलिमेंट्स हैं उस सेट के अंदर, तो उसकी कार्डिनैलिटी होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपके 3-4 लेक्चर के अंदर मैं कोशिश करूंगा सारा बेसिक कंप्लीट करने की, जो आपको जेके एसएसबी पूछ सकता है। जेके एसएसबी क्या है, कोई भी कहीं भी सेट आएगा ना तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप इसी में से आएंगे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आपको आगे पीछे की चीजों को छोड़ना है। आप जितनी ज्यादा बुक्स फॉलो करोगे, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के लिए, ठीक है। आप जितनी ज्यादा बुक्स फॉलो करेंगे, जितने ज्यादा लेक्चर सुनोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। आप एक लेक्चर पे आ जाओ और टेंशन दे दो मेरे को, सारी सब क्वेश्चन निकाल लेंगे, 2 मिनट में निकाल लेंगे, आप सोच भी नहीं सकते कैसे। तो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट आपके सामने है। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो तब भी जरूर बताना है, मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। और आपकी इस मोटिवेशन के लिए तो नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स,
तो दो सेट्स को इक्विवेलेंट तब बोलेंगे, टू सेट्स आर सेट टू बी एन इक्विवेलेंट। दो सेट्स को मैं इक्विवेलेंट तब बोलूंगा इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम कार्डिनल नंबर, जिनका कार्डिनल नंबर क्या हो, सेम। कहने का मीनिंग है अगर एक सेट के अंदर 10 एलिमेंट्स है तो दूसरे के अंदर भी 10 ही होने चाहिए, जरूरी नहीं है वो सेम हो, काउंटिंग सेम होनी चाहिए, कार्डिनल नंबर की बात हो रही है। यही तो कंसेप्ट है जो आपको ध्यान से समझना है। एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे आपके पास ए सेट है, उसके अंदर है 0 1 2 3 4 एलिमेंट्स है। आपके पास बी है, उसके पास है P Q R S। तो ये दोनों सेट्स स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट है। जो A एंड B क्या है, ये इक्विवेलेंट। क्यों? क्योंकि इसके पास भी 4 एलिमेंट है, इसके पास भी 4 है, इनका कार्डिनल नंबर सेम है। क्यों? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A 4 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B भी 4। तो वो सेट्स जिनका कार्डिनल नंबर सेम हो उनको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है। अब एमसीक्यू पता क्या बनता है स्टूडेंट्स, क्या इक्विवेलेंट सेट इक्वल होते हैं? नहीं होते। ये इक्विवेलेंट है मगर ये इक्वल नहीं है। इक्वल वो होते हैं जिनके अंदर वाले एलिमेंट्स भी सेम हो। सब बताऊंगा टाइम आने पे, पहले बेसिक क्लियर करो। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इक्विवेलेंट सेट्स वो होते हैं जिनका कार्डिनल नंबर क्या हो, सेम। तो ए एंड बी क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही टॉपिक करवाऊंगा। सेट्स क्या होता है, कलेक्शन क्या होता है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कार्डिनल नंबर क्या होता है, सिंबल्स क्या होते हैं और इक्विवेलेंट क्या होते हैं। अब जो भी आज मैंने आपको पढ़ाया उसके ऊपर थोड़े से एमसीक्यू कर लेते हैं। ठीक है। अब कोई आप में से ये नहीं सोच रहा है कितने इजी एमसीक्यू है। इजी इसलिए क्योंकि बेसिक क्लियर किया है। ठीक है। और इजी इसलिए क्योंकि आप फर्स्ट डे है सेट्स का, आगे भी इजी होगा मगर थोड़ा सा दिमाग लगेगा। आपको लेक्चर रोज का रोज सुनना है। सिलेबस मैं कंप्लीट करूंगा, मगर कमेंट सेक्शन में वो लिख के बताइएगा कि आपको एक्चुअल में नीड है भी या नहीं, या हम अपनी ही मेहनत कर रहे हैं, ये जरूर बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं एमसीक्यू के ऊपर। तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चन है जो आज का लेक्चर हमने पढ़ा उसके ऊपर। मेरे बताने से पहले आपको क्या करना है, पॉज करके खुद से सॉल्व करने हैं। सिंपल है क्योंकि आज हमने फर्स्ट क्लास पढ़ी जिसमें से बेसिक था। तो क्या बोलता है, कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स बाय सोनू निगम। सोनू निगम एक सिंगर है, सबको पता है। बोलता है कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स। तो जब बोला कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स बाय सोनू निगम, तो आपने सोनू निगम नाम के जो सिंगर है उसके सब सॉन्ग्स के कलेक्शन कर दी। ठीक है। आपने नेट पे सर्च मारा, गूगल किया और लिखा लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स बाय सिंगर सोनू निगम, तो सबको मिल जाएंगे। क्या वो वेल डिफाइंड है? बिल्कुल है। मैं सर्च मारूंगा, मेरे पास वही रिजल्ट आएगा, आप मारोगे वही आएगा। ठीक है। क्या वो डिस्टिंक्ट है? अब सोनू निगम पागल आदमी तो उन्होंने कि वो एक ही गाना बार बार गाएगा, तो वो डिस्टिंक्ट ही है। डिस्टिंक्ट भी है, वेल डिफाइंड भी है। तो कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स बाय सोनू निगम क्या सेट है? बिल्कुल है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3, ए के पास 3 एलिमेंट है। कितने? 3। देन इट इज इन कौन सी फॉर्म बताओ? रोस्टर फॉर्म कौन सी होती थी जिसमें एलिमेंट्स को सेपरेट करते थे कॉमा से? तो ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। फिर नेक्स्ट, इफ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है तो ए के अंदर कौन आ जाएगा? 1 2 3 so on। बोलते हैं क्या -1 ए के अंदर है? बताओ ट्रू और फॉल्स। क्या इसके अंदर -1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये क्या है? -1 ए के अंदर है। अगर मैं बोलूं ट्रू है तो इसका मतलब इसके अंदर है, मगर मैं क्या बोलूंगा? फॉल्स, इसके अंदर नहीं है। बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू का कंसेप्ट अभी आपको पढ़ाया था। फिर बोलता है अगर सेट ए के पास 1 से लेके 57 एलिमेंट्स हैं तो बताओ उसकी कार्डिनलिटी के बारे में। तो कितने एलिमेंट है इसके पास? 1 2 3 4 कहां तक? 57 तक। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? 57। एक्चुअल में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आपको ऐसे ऑप्शन दिए होंगे नीचे 57 1 नॉट डिफाइंड, तो आपको 57 पे टिक करना है। मैं आपको फिलअप्स के हिसाब से बता रहा हूं। इफ ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स, मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट है, मतलब इनके कार्डिनल नंबर सेम है, मतलब जितने एलिमेंट इसमें उतने इसमें। और बोलते हैं ए के पास 31 एलिमेंट्स है, तो बताओ बी में कितने होंगे? 31।
क्योंकि इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट तो कार्डिनलिटी सेम है। राइट ए इज इक्वल टू 2 3 5 इन स्टेटमेंट फॉर्म। तो बड़े तरीके हैं लिखने के, आप भी कोई और सोच सकते हो, मैं भी कोई और सोच सकता हूँ। तो 2 3 5, तो ये फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स हैं, तो मैं क्या लिखूंगा स्टेटमेंट फॉर्म में, सेट ऑफ फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स, पहले 3 प्राइम नंबर 2 3 5। फिर इज एवरी इक्विवेलेंट सेट इज इक्वल, क्या हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल होता है? नहीं होता है। इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या होता है कि उसके अंदर एलिमेंट्स की काउंटिंग सेम है, ये थोड़ी ना बोलता है कि एलिमेंट सेम है। तो इज एवरी इक्विवेलेंट सेट इज इक्वल? नो। ठीक है, हमेशा इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं होते हैं। इज एवरी कलेक्शन इज ए सेट, क्या हर कलेक्शन सेट बनेगी? नहीं बनती है। अगर वेल डिफाइंड होगी तो बनेगी, नहीं होगी तो नहीं बनेगी, तो ये भी क्या है? फॉल्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा और मेरे को बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर समझ आया है। और आपको कोई भी डाउट है तब भी बताइएगा, ठीक है? आप बताओगे तभी हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा तो नेक्स्ट लेक्चर लाने का मतलब ही नहीं है, ठीक है? समझ आ रहा है तब भी बताना, नहीं आ रहा है तब भी बताना। कोशिश मेरी है आप दूसरों पे डिपेंड नहीं हो। मैथमेटिक्स के लिए, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको दूसरों पे डिपेंड नहीं होना है, खुद सीखना है, खुद करना है, तो मैथमेटिक्स सिंपल वे में हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है? तो आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? और मेरे को बताइए क्या डाउट आ रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।